हेलो, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिफेंस पर हमारा वीकली अपडेट रखवाले की पिछली 3 किस्तों से लगातार हम फौजी एयरक्राफ्ट्स के क्रैश ही डिस्कस कर रहे हैं। पिछले रखवाले से इस रखवाले के बीच भी एक और क्रैश हो गया। 8 मई 2023 को राजस्थान के सूरतगढ़ से वायुसेना का एक MiG-21 विमान फाइटर एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़ा और हनुमानगढ़ के करीब क्रैश हो गया। पायलट ने इजेक्ट किया और उन्हें हवाई मार्ग से इलाज के लिए ले जाया भी गया। अभी उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है, लेकिन क्रैश ने ज़मीन पर मौजूद 3 आम नागरिकों की जान ले ली। पिछले 2 महीनों में 4 क्रैश हो चुके हैं, एक डिचिंग हुई है यानी पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग, और इसे संयोग कहा जाए या कुछ और। इन 2 महीनों में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली चारों सर्विसेज के एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। गौर कीजिए, 8 मई को एयरफोर्स का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्रैश हुआ। 4 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी एविएशन कोर का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सेना ने कहा कि प्रिकॉशनरी लैंडिंग के वक्त टेरेन की वजह से हार्ड लैंडिंग हो गई, लेकिन मलबे की तस्वीरें देखकर कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये एक क्रैश ही लगता है। इसमें क्राफ्ट्समैन पबल्ला अनिल की मृत्यु हो गई, जो कि एविएशन टेक्नीशियन थे। दोनों पायलट्स घायल हुए, इलाज के लिए ले जाए गए। 26 मार्च 2023 इस रोज केरल के कोच्चि में कोस्ट गार्ड का एक ALH Mark 3 बेहद कम ऊंचाई पर कलाबाजियां खाते हुए क्रैश हो गया। किस्मत से क्रू सुरक्षित रहा, न जमीन पर किसी को चोट लगी। 16 मार्च 2023 को अरुणाचल प्रदेश में आर्मी एविएशन कोर का एक चीता हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल मिशन पर था, बमडिला के करीब क्रैश हो गया। दोनों पायलट्स लेफ्टिनेंट कर्नल VVB रेड्डी और मेजर जयंती की मृत्यु हुई। सुबह 9:15 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क ग्राउंड क्रू से टूटा था, ग्राउंड कंट्रोल से, और दोपहर 12:30 बजे जब ग्रामीणों ने इसे स्पॉट किया जंगल में, तो ये जल ही रहा था। आप सोच सकते हैं। 8 मार्च 2023 को नौसेना का एक ALH Mark 3 MR ये मुंबई के करीब अरब सागर में डिच करने को मजबूर हुआ। बीच समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर ने अच्छे से काम किया तो वो डूबा नहीं, क्रू भी सुरक्षित रहा और हेलीकॉप्टर को भी साबुत समुद्र से सैल्वेज कर लिया गया, यानी उठा लिया गया। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी नेवी ने गठित की। तो आपने देखा कि 2 महीने में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सबके एयरक्राफ्ट में दिक्कतें सामने आई हैं। 4 क्रैश हुए हैं, एक डिचिंग हुई है, 3 सैनिकों की जान गई है और ऐसे 3 आम लोगों की भी मौत हुई है, जिनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली। लोग पूछ रहे हैं कि इतने क्रैश क्यों हो रहे हैं। आइए इस सवाल का जवाब खोजें। पहला कारण, पुराने एयरक्राफ्ट। हमारे एयरक्राफ्ट पुराने नहीं हुए हैं, बहुत पुराने हो गए। MiG-21 और चीता पर यह बात लागू होती है, चेतक पे भी। MiG-21 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था, यानी पूरे 60 साल पहले। कुछ वक्त बाद हमने HAL में इसका लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। कुल 874 MiG-21 एयरफोर्स में इंडक्ट हुए, जिनमें से 657 HAL में बने थे। 491 MiG-21 या तो क्रैश हुए हैं या किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, और इन हादसों में 170 से ज़्यादा पायलट्स की जान जा चुकी है। ये बात सही है कि वक्त के साथ MiG-21 के ढेर सारे वर्जन्स आए, अपग्रेड्स आए, और हमने सारे ही 60s विंटेज के MiG-21 नहीं उड़ाए। बाद तक प्रोडक्शन होता रहा, लेट 70s तक के। आखिरी अपग्रेड जो था वो साल 2000 में डिलीवर हुआ, जो बाइसन अपग्रेड था। लेकिन यह भी सच है कि एयरफोर्स खुद कई बार कह चुकी है कि MiG-21 को पहले ही रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन अब भी तकरीबन 50 एयरक्राफ्ट या तकरीबन 3 स्क्वाड्रन सर्विस में है, जो 2025 तक रिटायर किए जाएंगे, यानी 2 साल और अभी हम इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले हैं। चीता पे आते हैं। चीता के लिए 1970 में फ्रांस की स्नियास, अब इसे एरोस्पेशियल आप कहते हैं, एयरबस का हिस्सा हो गई है। इससे करार हुआ और 1976, 77, 76-77 में HAL ने इसकी डिलीवरी शुरू की। यह अपने समय में एक बेहद उन्नत और सक्षम हेलीकॉप्टर था, खासकर ऊंचाई पर उड़ने के हिसाब से। आज भी जो ऑल्टीट्यूड का रिकॉर्ड है, सबसे ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड अगर किसी हेलीकॉप्टर ने बनाया है तो वो लामा का ही है, जिस पर चीता आधारित है। समय के साथ हमने कुछ माइनर अपग्रेड्स किए हैं, लेकिन इसमें मौजूद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। चेतक इससे भी ज़्यादा पुराना है। इसके लिए साड एविएशन, जो बाद में एरोस्पेशियल बनी, अब जैसा हमने बताया एयरबस का हिस्सा है, उससे 1962 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और पहला चेतक जो अलुएट 3 पे बेस था, भारत को डिलीवर हुआ 1965 में। आप हिसाब लगाइए कितना हो गया। HAL ने काफ़ी लंबे समय तक इसे लाइसेंस प्रोड्यूस किया, कम से कम 2020 तक नेवी के लिए चेतक बनाए जाते रहे। लेकिन ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने हैं हमारी सर्विसेज के पास। 10 जुलाई 2022 को द हिंदू के लिए दिनकर पेरी ने एक रिपोर्ट की थी। इनके मुताबिक तब आर्मी के पास लगभग
190 चीता, चेतक और चीतल, यानी चीतल वो चीता है जिसको एक री इंजन करके उन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया है, एक नया और पावरफुल इंजन लगा के। इतने थे चेतक, चीता और चीतल मिला के। इनमें से कम 5 50 साल पुराने हैं। जी हाँ, 50 साल पुराने एयरफ्रेम्स हम उड़ा रहे हैं। इन 190 में से जिनकी हम बात कर रहे हैं, आर्मी के चेता, चीतक और चीतल, इनमें से तकरीबन 130 से 50 साल पुराने, 3 से 5 डेकेड्स, ये हेलीकॉप्टर्स ऊंची चोटियों पर तैनात सेना के लिए लाइफलाइन है आज भी, इसलिए फौज को इन्हें उड़ाना ही पड़ता है। ये इतने पुराने हेलीकॉप्टर हैं कि मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत आती है। कई बार फ्लीट को कैनिबलाइज करना पड़ा है, यानी एक हेलीकॉप्टर का कोई पार्ट बिगड़ता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर से पार्ट खोलकर उसमें लगाते हैं। 2023 यानी इस साल जब रखवाले का ये एपिसोड शूट हो रहा है, तब चीता, चेतक, चीतल जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन हेलीकॉप्टर्स की टोटल टेक्निकल लाइफ पूरी होना शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहले आए थे उनकी टेक्निकल लाइफ 2023 से पूरी होने वाली है। माने एक एक करके हमारे हेलीकॉप्टर्स इतने पुराने होने लगेंगे कि मेंटेन और अपग्रेड करके भी उड़ाने लायक नहीं रहेंगे। ये 3 विंटेज एयरक्राफ्ट जो हमारे हैं, 3 हेलीकॉप्टर्स। दूसरे कारण पे अब हम आते हैं। हमने आपको पुराने इक्विपमेंट के बारे में बता दिया। हवा में लटकी खरीद प्रक्रिया, ये एक कारण है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया जो लटकी है, तो लटकी हुई है वो इतने टाइम से। फाइटर सेगमेंट में सरकार 36 रफाल खरीद कर शान बैठ गई है। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA का ऑर्डर कब दिया जाएगा हमको भी नहीं पता, जो जिनसे हम पूछते हैं उनको भी नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है। 18 या 36 और रफाल खरीदने की बात चल रही थी, वो कब आएंगे, जीरो क्लैरिटी। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स पर आते हैं। 2015 में रूस के साथ 200 कामों के A226T हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए डील हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस के दौरे पे थे तो पुतिन ने उन्हें ये हेलीकॉप्टर दिखाया भी था कि आपके लिए ऐसा हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। तय हुआ था कि 60 हेलीकॉप्टर इंपोर्ट होंगे और 140 भारत में बनेंगे, लेकिन अब तक एक भी कामो 226T ना इंपोर्ट हुआ है ना भारत में बनाया गया है। कभी बात चलती है कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नेगेटिव लिस्ट में है, तो कभी बात चलती है कि कामों का केस फास्ट ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि लद्दाख में फेस ऑफ चल रहा है। क्लैरिटी नहीं है। और ठीक यही किस्सा नौसेना के 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के साथ भी है कि इंपोर्ट करना है, घर में बनाना है, क्लैरिटी नहीं है। कब आएंगे तो कौन सा हेलीकॉप्टर आएगा, नौसेना को क्या मिलेगा, नहीं पता। नतीजा, हमारे जो नौसैनिक पोत है, हमारे जो वारशिप्स हैं, कई बार हमें उन्हें बिना हेलीकॉप्टर्स के लॉन्च करना पड़ रहा है, जो नए नए शिप्स बनते हैं। नेवी के लिए यूएस से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर जरूर खरीदे जा रहे हैं। डिलीवरी उनकी शुरू हो गई है, 2025 में कंक्लूड भी हो जाएगी, पूरे 26 आ जाएंगे। लेकिन हम इन्हें यूटिलिटी रोल में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। सर्च एंड रेस्क्यू में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और जो ब्रेड एंड बटर काम होता है, नॉर्मल काम होता है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इन्हें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए रखने वाले हैं। यूटिलिटी सेगमेंट में नेवी हेलीकॉप्टर्स का भारी टोटा झेल रही है और पुराने हेलीकॉप्टर्स उड़ाने को मजबूर है। कुछ ऐसे किस्सा एवरो के साथ है। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट एयरफोर्स का HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मीडियम लिफ्ट सेगमेंट का है। हमने 1960s में इसको एयरफोर्स में इंडक्ट किया और इसका रिप्लेसमेंट हमने खरीदा 60 साल बाद, एयरबस C295। इस साल सितंबर से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी आना बाकी है और इसके रिप्लेसमेंट में टाइम लगेगा सारे एवरोस को विदा करने में। एक बात हम क्लियर कर दें कि मिलिट्री इक्विपमेंट, जो हमने पहले कहा कि हम बहुत पुराना उड़ा रहे हैं, तो हमेशा पुराना होना उसका सबसे आप ये कह लीजिए प्रॉब्लमैटिक हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, मशीन्स होती हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, बड़े ड्यूरेबल बनाए जाते हैं और लंबे समय तक, डेकेड्स तक यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। एयरक्राफ्ट्स भी यूएस में आप देखेंगे तो B-52 और C-5 गैलेक्सी आज तक सेवा में है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये अभी भी चल रहे हैं क्योंकि इन्हें समय समय पर अपग्रेड किया गया। B-52 को तो अभी री इंजन किया जा रहा है, नए इंजन्स लगेंगे उसमें और वो आने वाले बहुत सालों तक चलेगा, शायद 2050s तक। यानी पुराने एयरक्राफ्ट्स खराब प्रदर्शन ही करेंगे, वो क्रैश ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको टाइम और रिसोर्सेज उसमें खर्च करने पड़ेंगे उनको एट पार लाने में। जो अभी समय चल रहा है उस टेक्नोलॉजी के जितना करीब हो सकता है उसको लाने में, और इसके बाद भी अपग्रेड्स की एक सीमा होती है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ जिन एयरक्राफ्ट्स को पुराना कह रहे हैं वो अब इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि अब उन्हें अपग्रेड करके और काम लेना संभव नहीं है। यूएस के लिए थोड़ा आसान था क्योंकि वो उनके अपने एयरक्राफ्ट से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो उनकी है, वो चाहे जो चेंजेस करें, वो कंपनीज वहीं पे बेस्ड है। हम जिन एयरक्राफ्ट्स को पुराना कह रहे हैं, चाहे वो ऑलेट हो, चाहे वो चीता हो, बाकी चीतल हो, उसको हमने लाइसेंस प्रोड्यूस किया है। MiG-21 हो,
इनको हमने लाइसेंस प्रोड्यूस किया, ये हमारा आईपी कभी रहा नहीं है, इसलिए हमने अपग्रेड ज़रूर हम इसमें कर पाए। लेकिन अगर आपको एक 60s विंटेज को 2023 में लेके आना है, उतना हम टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं एज थिंग्स स्टैंड नाउ। अभी की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये मशीन्स पुरानी होती गई हैं, इनकी सर्विस लाइफ पूरी होती जा रही है और ज़रूरी है इन्हें जल्द से जल्द रिटायर करना, नई मशीन्स को लेना। तीसरे कारण पे आते हैं। अब एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपके एयरक्राफ्ट्स पुराने हो रहे हैं जो आपने पहले लिए थे और आप नए एयरक्राफ्ट्स ले नहीं पा रहे हैं, जैसा हमने कहा कि परचेज में ढील ढाल रवैया चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे कि जो एयरक्राफ्ट्स आपने देश में बनाए हैं। और यही तीसरा कारण बनते हैं क्रैश का, स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स में देरी या दिक्कत। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे वो पुराने हो रहे हैं और हम विदेश से एयरक्राफ्ट खरीद नहीं रहे हैं, तो तीसरा रास्ता ऑब्वियसली देश में बनाना। हमने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं और फाइटर जेट्स भी बनाए हैं, लेकिन हमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। दो प्रमुख मसले हैं, एक है क्वालिटी कैपेबिलिटी और दूसरा है क्वांटिटी, नंबर्स। तेजस को आप ले लीजिए, एलसीए तेजस को 1980 के दशक से डेवलप किया जा रहा है और अब जाकर सीरियल प्रोडक्शन उसका शुरू हो पाया है। फरवरी में सरकार ने पिछले साल 48,000 करोड़ की लागत से 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर का ऑर्डर दिया, लेकिन एचएएल उस पेस पे इस एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा है जितने एयरफोर्स की ज़रूरत है। नंबर्स नहीं आ रहे हैं। एचएएल ने एक तीसरी प्रोडक्शन लाइन की बात की है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है, उससे रेट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सुधरेगा, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि तेजस आने में बहुत वक्त ले लिया उसने। एयरफोर्स तेजस प्रोग्राम का बिल्कुल साथ दे रही है, बात सही है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि सर्विस इसमें बहुत सारे सुधार भी चाहती है। सरकार ने तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिलीज कर दिए हैं। हमको अभी देखना है कि ये एयरफोर्स को कितना सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं एलिश ध्रुव पर। एचएएल द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अगर कोई है, उसको आप ध्रुव कह सकते हैं। पूरा काम हिंदुस्तान में हुआ है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सब एचएएल ने किया और बड़े नंबर्स में हमने इन्हें तीनों सर्विसेज में इंडक्ट किया। इनफैक्ट चारों में कोस्ट गार्ड को भी मिल रहे हैं। एक ही डिज़ाइन प्रिंसिपल पर आधारित है। ध्रुव यूटिलिटी के लिए बना, रुद्र आर्म्ड वर्जन है जो आर्मी यूज़ कर रही है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है जो आर्मी भी यूज़ कर रही है और एयरफोर्स में भी इंडक्ट हुआ है। मार्क 3 वर्जन आ चुका है ध्रुव का। कह सकते हैं कि एक सफल हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल सफल है। लेकिन ध्रुव को लेकर लंबे समय से तीनों सर्विसेज ने जो शिकायतें की हैं, उनको लेकर एचएएल ने वैसी गंभीरता कभी दिखाई नहीं जैसी अपेक्षित थी। मई 2023 में हालात अभी ये हैं कि 2 महीने में 2 बार हमने हेलीकॉप्टर को ग्राउंड किया। मार्क 3 वर्जन का एक हेलीकॉप्टर नौसेना को डिच करना पड़ा, कोस्ट गार्ड का क्रैश ही हुआ। तीनों सेनाओं की लंबे समय से शिकायत थी कि एचएएल कुछ क्रिटिकल डिजाइन इश्यूज पर ध्यान नहीं दे रहा, और एचएएल का कहना था कि डिजाइन या प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके मेंटेनेंस का इशू है। हाल ही में नेवी और कोस्ट गार्ड वाली घटनाओं को लेकर एचएएल सूत्रों ने एग्जैक्टली यही कहा था कि ये मेंटेनेंस इशू है, हमारी कोई गलती नहीं, सोर्सेज ने कहा था। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के लिए राहुल सिंह ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन के मिलाक के मुताबिक ध्रुव के एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के डिज़ाइन रिव्यू की ज़रूरत है। डिज़ाइन रिव्यू, इसका मतलब आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे देखना है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या। सेफ्टी क्रिटिकल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके फेल होने पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को इमीडिएट खतरा पैदा हो जाता है, उसमें फिर आपके पास बहुत सारा इफ बट बचता नहीं है। राहुल अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 8 मार्च को जो डिचिंग हुई थी अरेबियन सी में, उसके बाद नेवी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाई और उसकी जांच में ऐसी कुछ बातें सामने आई जिनसे बूस्टर कंट्रोल रॉड्स, जिसके बारे में शिव बता चुके हैं इससे पहले, उनके डिज़ाइन रिव्यू की ज़रूरत महसूस हो रही है। कैमलैक ने भी माना है कि नेवी वाली डिचिंग के पीछे बूस्टर रॉड्स को गलत तरह कैसे लगाना हो सकता है। अब रॉड्स के एक नए डिज़ाइन की ज़रूरत महसूस हो रही है जिसमें ये इशू न आए। स्टेनलेस स्टील के वो कह रहे हैं कि नए रॉड्स बनाए जाएंगे, उनको डिज़ाइन किया जाएगा और फिर सर्टिफाई किया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जाएगा। तो जैसा हमने पहले भी कहा, हम चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लें, हमें उसे लेकर इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए कि हम उसमें किसी भी सुधार से कतराने लगे। आत्मनिर्भरता, जैसे हम कई बार कह चुके हैं, उसे हमें हथियार नहीं बनाना चाहिए। ज़रूरी है कि हम इंडिजिनस डेवलपमेंट में भी स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनली सेट करें, न कि इमोशनल होकर। तो आज के रखवाले में आपने वो बड़े कारण जाने कि जिस वजह से हमारे जो सर्विसेज हैं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं,
उनके एयरक्राफ्ट्स क्रैश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बहुत पुराना इक्विपमेंट उड़ाने को मजबूर हैं, नया इक्विपमेंट हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमने इंडिजिनस प्रोडक्शन किया है, हम उन नंबर्स में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो कि तेजस पे बात लागू होती है, और दूसरा जो ध्रुव पे बात लागू होती है ALH पे, वो ये है कि उसे लेकर के जो इशू सर्विसेज की तरफ से, जो यूज़र की तरफ से इश्यूज फ्लैग किए गए थे, उन पर उतना त्वरित कार्रवाई हुई नहीं जिसकी अब ज़रूरत बताई गई है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इतने सारे इश्यूज़ हैं तो सर्विसेज उड़ाती क्यों हैं? आप ये बात मान के चलिए कि जैसे आप सुबह उठ के खाना खाते हैं, दोपहर में अपना काम करते हैं, रात को सोते हैं, वैसे ही जो सर्विसेज हैं उनका अपना काम है, उन्हें ऑपरेशनल सॉर्टीज, ट्रेनिंग सॉर्टीज करनी ही है। अब जो मशीन उनको सरकार ने खरीद के दी है, या बना के दी है, या इंपोर्ट करके दी है, या अपग्रेड करके दी है, जो आपने उनको दिया है वो उसको उड़ाएंगे, वो उड़ाने को ड्यूटी बाउंड है। और जब उन मशीन्स में कोई इशू होगा, हो सकता है ऑन पार्ट ऑफ सर्विसेज कुछ गलतियां रही हो जिनमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तब हादसे होते हैं। अगर डिज़ाइन फ्लॉ है या पुराने इक्विपमेंट की वजह से हो रहा है तो फिर ब्लेम दूसरी तरफ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को हमें लॉजिक की तरफ से देखना चाहिए, इमोशनल नहीं होकर के देखना चाहिए, ठंडे दिमाग से, तसल्ली से समझना चाहिए इन कारणों को, और सरकार को ध्यान देना चाहिए इन इश्यूज़ को रेक्टिफाई करने की ओर, ताकि हमारे जो रखवाले हैं वो सुरक्षित रहें और हमें सुरक्षित रख सकें। ये था आज का रखवाले। देखते रहिए दी ललन टॉप।